सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता होगा कि कल जीएसटी काउंसिल की 50th मीटिंग हुई है। तो उसकी जो प्रेस रिलीज है वो अभी आप लोगों के सामने है। ठीक है, इसमें मैंने प्रेस रिलीज में क्या करा है कि जो जो भी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, वो मैंने क्या कर दिया, उसको येलो कलर कर दिया है। ठीक है, तो अपन अभी इस वीडियो के अंदर वो ही डिस्कस करेंगे सिर्फ। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अपना फर्स्ट अमेंडमेंट है उससे, ये प्रेस रिलीज है। इसमें ना सबसे पहले क्या है कि कुछ गुड्स के अंदर चेंज इन जीएसटी रेट, टैक्स रेट्स हुआ है। तो उसमें अपन यहाँ पे देख लेंगे कि जो जो गुड्स अमेंडमेंट हुए हैं उनको। इसके बाद इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, it has been decided that on pan masala tobacco products where it is not legally required to declare the retail sale price, that declare ad valorem rate was applicable on 31st March 2023 may be notified in order for levy of compensation cess। आप लोगों को पता होगा कि 1 अप्रैल से जो भी टोबैको प्रोडक्ट सेल करने वाले जो भी सप्लायर्स थे, उनको जो कॉम्पनसेशन सेस है, अब जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती थी, यानी कि जो हमारी एमआरपी होती थी, उसके ऊपर अब कंपनसेशन सेस देना होता था। पर जहाँ पर ये लीगली रिक्वायर्ड ही नहीं है रिटेल सेल प्राइस को डिस्क्लोज करना, वहाँ पे अब क्या करें? क्योंकि पहले क्या होता था कि मान लो अगर मैक्सिमम रिटेल प्राइस भले उसकी 100 रुपये है, पर अगर अपन सेल 30 में कर रहे थे तो अपन को 30 पे ही कंपनसेशन सेस देना होता था। पर 1 अप्रैल से क्या हो गया कि आपको 100 पे देना होगा, भले आप उसको 30 में सेल कर रहे हैं। पर अब वापस से इसको चेंज कर दिया कि जहाँ पे लीगली रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको रिटेल प्राइस दिखानी ही दिखानी है, वहाँ पे आप 30 पे ही कंपनसेशन सेस वापस से दे सकते हैं। फिर फिर क्या हुआ कि सर्विसेज में भी कुछ चेंज इन जीएसटी रेट है। ठीक है, वो अपन आगे डिस्कस करते हैं। फिर दूसरा अमेंडमेंट क्या है कि अभी तक क्या होता था कि जो भी जीटी है, अगर उनको फॉरवर्ड चार्ज में जाना होता था तो ईच एंड एवरी ईयर उनको 15 मार्च तक बताना होता था कि हम फॉरवर्ड चार्ज के लिए फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। बट अब गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि आपको हर साल बताने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आपके चेंज होना तब आप हमें इंटीमेट कर देना। आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया। ठीक है, आप जब भी, अगर आप मान लो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर फॉरवर्ड चार्ज में है और 23-24 में भी फॉरवर्ड चार्ज में ही जाने वाले हैं, तो आपको वापस से इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है। और इसकी अब लास्ट डेट क्या हो गई है? 15 मार्च की जगह 31 मार्च ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हो चुकी है। ठीक है, फिर फिर नेक्स्ट क्या है कि अभी क्या हो रहा था कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, वो अगर कंपनी को कोई भी सर्विसेज देते हैं तो उसके ऊपर फॉरवर्ड, सॉरी, कंपनी को आरसीएम था, रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स पे करना होता था। पर क्या जो डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में कोई सर्विसेज दे रहे हैं कंपनी को, उसके ऊपर भी आरसीएम है। वैसे तो ना, अगर अपन वो लैंग्वेज पढ़ेंगे, जो नोटिफिकेशन की लैंग्वेज थी उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ना जो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टर अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में। तो यहाँ पे मान लो अगर फॉर एग्जांपल के लिए ये एक डाउट चल रहा था इंडस्ट्री में कि अगर कुछ मान लो कि कोई कंपनी की बिल्डिंग है, वो डायरेक्टर ओन करता है और कंपनी उसको रेंट पे कर रही है, तो क्या उसको भी आरसीएम पे करना पड़ेगा? पर अब क्लियर कर दिया है जीएसटी काउंसिल की इस मीटिंग में कि नहीं, आप जो प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर जो डायरेक्टर हैं वो सर्विसेज दे रहे हैं, सिर्फ उसी के ऊपर आरसीएम लगेगा कंपनी को। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, ये सिनेमा हॉल से रिलेटेड कि जो सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस होते हैं सिनेमा हॉल के अंदर, उसमें क्या होगा, अब रेट ऑफ टैक्स 5% कर दी है इस पर। ठीक है, बट इसके अंदर भी एक चीज़ है कि अगर टिकट की प्राइस और जो ये फूड एंड बेवरेजेस का जो अमाउंट है, वो अगर दोनों इंक्लूड करके आपसे एक लमसम अमाउंट चार्ज किया जा रहा है ना, तो फिर अलग से 5% में टैक्सेबल नहीं होगा फूड एंड बेवरेजेस। वो जो टिकट की जीएसटी रेट है ना, वो ही लगेगी, यानी कि 18% ही लगेगी, फिर आपको 5% नहीं लगेगी वो फूड एंड बेवरेजेस पे भी। ठीक है, फिर उसके बाद में जो कसिनो, रेस हॉर्सेज एंड ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट आया था, वो उसमें क्या बोला है कि अब से जो कैसीनो है, हॉर्स रेसिंग है, ऑनलाइन गेमिंग है, उस पर 28% जीएसटी लग जाएगा। अब इस पर लगेगा कैसे? कैसीनो में क्या होता है ना कि जो हम चिप्स परचेज करते हैं उसके ऊपर लगेगा सीधा सीधा 28%। जो भी हॉर्स रेसिंग है उस पर क्या होगा, जो भी आप बैट प्लेस करते हैं उस अमाउंट पे लगेगा 28%। और ऑनलाइन गेमिंग में क्या होगा, जो भी 28% जो भी बैट प्लेस होगी उसके ऊपर लग जाएगा। ठीक है,
फिर उसके बाद में अभी तक क्या हो रहा है कि है ना, अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोग एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं 9 एंड 9C, तो उसके अंदर काफ़ी सारी जो टेबल्स हैं वो अभी तक टैक्स पेयर्स को रिलैक्सेशन है कि आपको ये भरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो 21-22 तक थी वो भी 22-23 में कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। और जिनका भी टर्नओवर 2 करोड़ तक है उनको GSTR 9 एप्लीकेबल नहीं होगा, और जिनका 2 से 5 करोड़ तक है उनको सिर्फ GSTR 9 एप्लीकेबल होगा, और 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 9 एंड 9C दोनों एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अमेंडमेंट है कि अब जो अपन एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट का अपन जो रिफंड उठाते हैं ना, देखो रिफंड किस किस केस में लिखता है अपने को। एक तो ये है कि अपना जो आउटवर्ड है वो इनवर्ड से कम रेट पे टैक्सेबल होता है, उसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और एक अपन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और विद पेमेंट ऑफ टैक्स। विद पेमेंट ऑफ टैक्स में तो अपने को डायरेक्टली रिफंड मिल जाता है जब अपन GST रिटर्न फाइल करते हैं, और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स और एक्यूमुलेटेड ITC के केस में अपने को रिफंड लगाना होता है। तो उस केस में अब क्या बोल दिया है कि जो आपकी GSTR 2B के अंदर जो भी इनपुट है ना, उस इनपुट तक ही आपको रिफंड मिलेगा, ठीक है। ये जो 1 जनवरी 2022 से जो सेक्शन 16 में के अंदर भी जो कंडीशन डाली है ना कि जो 2B के अंदर जितनी इनपुट शो हो रही है उतनी ही आप 3B में क्लेम कर सकते हैं, ये उससे रिलेटेड है। फिर एक और अभी तक कंफ्यूजन चल रहा है कि क्या होता है कि अगर किसी सप्लाई के अंदर मान लो एक से ज़्यादा ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, यानी कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं वो इन्वॉल्व है, तो फिर जो टैक्स की लायबिलिटी है वो कौन सी ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर जाएगी, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे भी सर्कुलर निकाला जाएगा। फिर आप लोगों को बताओ तो ये क्या होता है कि अगर मान लो आपने IGST की क्रेडिट ज़्यादा ले ली और अब आपका रिवर्सल बन रहा है, ठीक है। तो रिवर्सल बन रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि हमारे क्रेडिट लेजर के अंदर क्या पता ITC जिस दिन हमने ज़्यादा एक्सेस करी थी तब से लेके वो अभी तक पड़ी है, यानी कि अनयूटिलाइज है, हमने उसको यूज़ नहीं किया। हमने अवेल जरूर कर लिया 3B में, पर उसने उसको यूटिलाइज नहीं किया है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि फिर हम लोग सिर्फ ITC रिवर्स करते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करते हैं। पर अब बात आती है कि जब अगर IGST की क्रेडिट के केस में ऐसा हो रहा होता है ना, तो क्या करना है कि सिर्फ IGST की क्रेडिट ही देखनी है। क्यों? क्योंकि IGST की क्रेडिट हम CGST की लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, SGST की भी लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो IGST की क्रेडिट के लिए अब आपको क्या करना है कि आपको देखना है क्या पहले IGST में बैलेंस पड़ा था, अगर नहीं है तो इंटरेस्ट लग जाएगा, नहीं। आपको C और S यानी कि CGST और SGST में जो बैलेंस पड़ा था क्या तब से लेके अब तक, वो भी देखना है, उसके बाद में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। फिर है कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी क्या कर रही है कि सब्सिडरी कंपनी की सिक्योरिटीज़ अपने पास में रख रही है, तो क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है? नहीं, ये सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है और GST के अंदर भी नहीं आएगा। फिर एक बहुत ही शानदार सर्कुलर इशू हुआ था, सर्कुलर नंबर 183/15/2022 GST डेटेड 27 दिसंबर 2022। इसने क्या बोला था कि आपकी जो 18-19 और 17-18 फाइनेंशियल ईयर में आपने जो भी 2A से ज़्यादा क्रेडिट उठा ली थी और वो जेन्युइन थी, तो उसके लिए आप लोग क्या करते थे कि सप्लायर से एक डिक्लेरेशन मंगा के और डिपार्टमेंट को दे देते थे कि हमने ये वाली जो है क्रेडिट ली है और वो हमारे 2A के अंदर शो नहीं हो रही है, बट एक्चुअल में वो सप्लाई हुई है और हमारे पास ये इन्वॉइसेस भी हैं, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 और 20-21 के लिए भी आप ये सर्कुलर यूज़ कर सकते हैं। हालांकि 19-20 के लिए तो काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स के जजमेंट भी आ चुके थे कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर एक और वेलकम अमेंडमेंट है, उसमें क्या बोला है कि है ना, जो अभी MNC स्कीम आई हुई थी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 से लेके पिछले अगर 17-18 तक देखें, जिन्होंने भी अपने GSTR 9, GSTR 10 और GSTR 4 या फिर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया या फिर डीम्ड ऑफ विड्रॉल ऑफ असेसमेंट ऑर्डर हो गया, यानी कि जो भी है इनको अभी तक फाइल नहीं किया था, तो आप फाइल कर सकते थे 30 जून तक। पर अगर कोई 30 जून तक भी नहीं फाइल करा है तो अब आपको एक और मौका मिला है 31 अगस्त तक। आप देखो GSTR 9 में क्या हो रहा था कि अभी रिड्यूस्ड पेनल्टी थी, सॉरी रिड्यूस्ड लेट फीस थी 20,000 की, GSTR 4 में भी रिड्यूस्ड लेट फीस थी, तो अब वो आपको बेनिफिट 31 अगस्त तक दे दिया है, ठीक है। तो ये सब है कल जो GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसके आउटकम्स, ठीक है। मैं ये PDF डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।